बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे मर्चेंडाइजिंग बिजनेस के हवाले से। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस की जो मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़ है उसके हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे। अगर मैं थोड़ा सा रिकैप करूं, हमने क्या क्या डिस्कस किया था। हमने पढ़ा था सबसे पहले मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़ किन बिजनेस के मुतालिक होती है, वो मैंने बताया मर्चेंडाइजिंग बिजनेस के मुतालिक होती है। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मर्चेंडाइजिंग बिजनेस का एक साइकिल होता है जिसे कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। इससे क्या मुराद है और उसके कौन कौन से स्टेप है। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया था, चूंकि ऑपरेटिंग साइकिल इन्वेंट्री के गिर्द घूम रहा है, सर्कुलेट कर रहा है इन्वेंट्री के गिर्द, तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इन्वेंट्री से मुराद क्या है। वो मैंने आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक बताई कि इन्वेंट्री किससे कहते हैं और इन्वेंट्री से किन किन चीज़ों पे मुश्तमिल होती है। फिर मैंने आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 3 किस्म की इन्वेंट्री होती है और ट्रेडिंग बिजनेस में एक किस्म की इन्वेंट्री होती है। फिर मैंने आपको बताया जब इन्वेंट्री हमारे पास आती है या हम अब बनाते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, या सारी मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है, इसमें हम इन्वेंट्री परचेज करेंगे। जब इन्वेंट्री हम परचेज करते हैं तो वो कौन से 2 सिस्टम होते हैं जिस सिस्टम के तहत हम इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते हैं, उसको हमने 5-6 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, बड़े इंपॉर्टेंट। मेरा ख्याल आप इसको डिस्कस करके आए होंगे, मतलब इसको देख के आए होंगे। हमारा अगला जो टॉपिक है वो ये है कि अब एंट्रीज क्या होंगी इन इसी ऑपरेटिंग साइकिल के गिर्द रहते हुए। मतलब हम जब इन्वेंट्री परचेज करेंगे फिर क्या एंट्री पास होगी, सेल करेंगे क्या एंट्री पास होगी। तो मैं आपके सामने 2 सिस्टम आपके सामने रखे हुए। इसका मतलब है अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होगा तो फिर क्या एंट्री पास होगी, वो डिफरेंट होगी। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में एंट्री डिफरेंट होगी। आइए इन 2 सिस्टम के गिर्द घूम रहते हुए, अगर जिसको ये एंट्रीज आ गई, इसी एंट्रीज के गिर्द पहले हमारे मेन जो क्वेश्चंस हैं, यानी आधा जो चैप्टर है इन एंट्रीज के गिर्द घूमता है। अगर आपको ये एंट्रीज आ गई तो इसका मतलब है आपको आधे जो न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के वो आपकी गिरफ्त में है। तो सबसे पहले जो एंट्री में यह लिखने लगा, नंबर 1, पहले नंबर पे जब इन्वेंट्री परचेज की जाएगी, व्हेन इन्वेंट्री इज परचेज्ड, तो मैंने इसके 3 कॉलम बनाए। आपके इवेंट का मतलब ट्रांजैक्शन क्या होगी, और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में रहते हुए क्या एंट्री पास करेंगे, और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में रहते हुए क्या एंट्री पास करेंगे सेम इवेंट की। तो सबसे पहला इवेंट है अगर हम इन्वेंट्री परचेज करते हैं, व्हेन इन्वेंट्री इज परचेज्ड। तो पहला इवेंट है जब इन्वेंट्री परचेज की जाएगी तो क्या एंट्री पास होगी। मैंने आपको बताया था परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में इन्वेंट्री को एज एन एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं, एसेट के तौर पे ट्रीट करते हैं। तो हम यहाँ पे जब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होगा तो हम लिखेंगे हमारे पास इन्वेंट्री आ रही है, इन्वेंट्री खरीदेंगे तो इन्वेंट्री आएगी, इन्वेंट्री की तादाद में इजाफा होगा, इन्वेंट्री में इजाफा हो तो डेबिट करते हैं, तो हम करेंगे इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, ये डेबिट, ठीक है। और अगर आपने उधार खरीदी है तो अकाउंट पेबल क्रेडिट हो जाएगा, अगर उधार खरीदी है लायबिलिटी में इजाफा होगा। और अगर नगद खरीदी है तो कैश आ जाएगा, मैं दोनों लिख देता हूँ, कैश भी या कैश या वो, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। ये जो मैंने इन्वेंट्री लिखा है इससे मुराद डेबिट है, अकाउंट पेबल जो दूसरे नंबर पे लिखा है जो जगह छोड़ के, इससे मुराद क्रेडिट है। तो इसको मैं इस तरह खत्म करता हूँ, एक एंट्री। तो ये है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अगर यही एंटी पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में है तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की खसूसियत ये है कि उसमें इन्वेंट्री जब खरीदते हैं तो एक्सपेंस के तौर पे लिखा जाता है। ये मैंने आपको पिछली दफा बताया, आपने रिकॉर्ड भी किया होगा। तो इसका मतलब है जब पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में खरीदेंगे तो इन्वेंट्री नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ये इन्वेंट्री का लफ्ज है, असर के तौर पे लिखा जा रहा है, हम यहाँ पे लिखेंगे परचेजेस। अगर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम आप मेंटेन करें तो हमें यहाँ परचेजेस एक्सपेंसेस के तौर पे लिखना पड़ेगा, परचेजेस एक्सपेंस।
और आपको याद है पिछले सेमेस्टर में हम परचेजेस ही लिखते थे, तो हम अज्यूम किया हुआ था कि ये पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है। परचेज एक्सपेंस डेबिट उसी तरह अगर नगद खरीदी है, उधार खरीदी है तो अकाउंट्स पेबल, और अगर आपने नगद खरीदी है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और इसी तरीके से ये पहला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। यानी अगर हम इन्वेंट्री खरीदते हैं, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है तो इसमें एंट्री होगी इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट और अकाउंट्स पेबल। और अगर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है तो परचेज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, अकाउंट्स पेबल या कैश अकाउंट। मेन फर्क दोनों में है डेबिट पे, एक में इन्वेंट्री डेबिट हो रही है और दूसरे में परचेज एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में अगर ये लिखा जाए इन्वेंट्री हमने खरीदी है तो क्वेश्चन में ये भी बताया जाएगा ये सिस्टम कौन सा है। अगर लिखा हो ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है तो आपने ये वाली एंट्री करनी है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये आपने पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के तहत एंट्रीज पास करनी है तो फिर आपने ये एंट्री पास करनी है। ठीक है, वो क्वेश्चन में आपको बता देगा कि कौन सी एंट्री पास करनी है और सिस्टम कौन सा है। तो इस तरह हमें वहां से अंदाजा हो जाएगा कि हमने एंट्री कौन सी पास करनी है। अच्छा जी, दूसरी एंट्री, दूसरा इवेंट क्या हुआ। एक तो इवेंट ये हो गया, नंबर 2 इवेंट, सॉरी ये नंबर 2 इवेंट, अगर इन्वेंट्री हम सेल करते हैं, व्हेन इन्वेंट्री इज सोल्ड, व्हेन इन्वेंट्री इज सोल्ड। और मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में कि जब इन्वेंट्री सेल हो जाएगी तो हम दो एंट्रीज पास करते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, जबकि पीरियोडिक में एक एंट्री पास करते हैं। परपेचुअल में जो पहली एंट्री होती है वो अपनी लागत रिकॉर्ड करने की एंट्री पास होती है। जो चीज हम बेच रहे हैं उसकी हमारे नजदीक कॉस्ट क्या है, लागत क्या थी, जिस प्राइस, यानी एक तो सेल प्राइस होगी ना। जिस तरह मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको लिखता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे आप अपर साइड पे देखें, यहाँ पे सपोज 800 की चीज 1200 की बेची, तो एक तो ये कॉस्ट रिकॉर्ड करने की एंट्री है, ये सीजीएस जिसे हम कहते हैं। और एक जो है वो सेल प्राइस रिकॉर्ड करने की एंट्री है, यानी जो माल बेच रहे हैं उसकी अब हमारे पास, हमारे नजदीक उसकी लागत क्या थी, उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या कहते हैं? तो पहली एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट, ये एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट। सोल्ड अकाउंट डेबिट, ये हो गया, डेबिट करेंगे हम। डेबिट क्रेडिट वो जनरल बना के ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे पास दोनों सिस्टम के तहत एंट्री पास करनी है तो जनरल बनाने के लिए मेरे पास जगह नहीं थी, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो जनरल जनरल में ही करेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट। अब देखिए इन्वेंट्री बेच रहे हैं, जब इन्वेंट्री बेच रहे हैं तो इन्वेंट्री की तादाद में कमी हुई, इन्वेंट्री में कमी हो तो क्रेडिट, तो इन्वेंट्री अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे, ये असर कम हो गया। इन्वेंट्री अकाउंट, इन्वेंट्री बेच दी है, तो यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री बेचकर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट करें, यानी इन्वेंट्री खत्म होके एक्सपेंस में कन्वर्ट हो रही है, एसर खत्म होके एक्सपेंस में कन्वर्ट हो रहा है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है वो चीजें जो हमने बेची हैं उसकी अपनी लागत क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो चीजें बिक रही हैं उसकी कॉस्ट क्या थी, ये एक्सपेंस हो गया ना, पहले एसर रिकॉर्ड किया था पहले वाली एंट्री में देखें। अगर यहाँ पे ये इन्वेंट्री डेबिट कर रहे हैं, इन्वेंट्री डेबिट, लेकिन दूसरी एंट्री में क्या हुई, इन्वेंट्री खत्म होके किस में कन्वर्ट हुई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, एक्सपेंस में कन्वर्ट होगी। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस है, याद रखिएगा, ये आपको एमसीक्यूज में बड़ी चीजें काम आएंगी, मैं बता रहा हूँ साथ। इन्वेंट्री एसर के तौर पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस के तौर पे हमने लिखा हुआ, तो ये भी नोट करते जाना आपने चीजें, जब लेक्चर आप दोबारा सुनेंगे या साथ साथ अगर आप नोट कर रहे हैं। तो पहली एंट्री तो होगी ये, इन्वेंट्री जब सेल होती है तो दो एंट्री पास होती हैं। तो एक तो एंट्री मैंने ये कर दी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको मैं इस तरह करता हूँ, छोटी लाइन लगा देता हूँ ताकि एक, ये है फर्स्ट एंट्री। दूसरी एंट्री एक और पास होगी, 800 की चीज 1200 में बेची, तो बेचने की एंट्री क्या है, तो या तो चीज हम नगद बेचेंगे, अगर नगद बेचेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट, या उधार बेचेंगे, उधार बेचेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल। याद रहे हमने पिछले सेमेस्टर में हमने पढ़ा था इसकी एंट्री, तो अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट,
रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। आपको याद है चीजें बिक गई, सेल्स, बिकने के अमल को सेल्स कहते हैं, सेल्स में इजाफा हो, सेल्स में इजाफा हो तो क्रेडिट। तो एंट्रीज पास होगी, ये किस में होंगी? परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में एक सीजीएस को रिकॉर्ड नहीं करते। मैंने आपको बताया सीजीएस को रिकॉर्ड कब करते हैं? जाके एंड पे, जब फिजिकल काउंटिंग होती है। तो पहली एंट्री इसमें नहीं होती, तो दूसरी एंट्री इसमें होगी पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में। यही सेव कैश या अकाउंट रिसीवेबल और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कैश अगर नगद चीजें बेची हैं, या अकाउंट रिसीवेबल और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। यानी सीजीएस वाली एंट्री पर पीरियोडिक इन्वेंटरी, उसका नाम ही पीरियोडिक है। पीरियोडिक का मतलब है जो ही, परपेचुअल का मतलब है जो ही चीज हम बेचते हैं तो साथ साथ सीजीएस रिकॉर्ड हो रही है। पीरियोडिक का मतलब है साथ साथ पीरियोडिक एक ही दफा रिकॉर्ड करेंगे। यानी ये सारा हिसाब किताब सीजीएस का, कितने का माल हमारे पास बिक गया, सिर्फ हम ये रिकॉर्ड करेंगे कितने का बेचा, लेकिन कितनी लागत का बेचा, हमारे पास उसकी कॉस्ट क्या थी, जो चीज, वो हम साथ साथ रिकॉर्ड नहीं करते पीरियोडिक में। वो एंड पे जब चीजें गिनते हैं, फिजिकल काउंटिंग होती है एंड पे जाके, तो वहां पे जाके हिसाब किताब होगा। अच्छा जी, ये हो गया दो इवेंट। अब तीसरा इवेंट जो है वो मैं आपके सामने यहाँ पे लिखने लगा हूँ कि तीसरा इवेंट होगा अगर हम अकाउंट्स पेबल अदा कर देते हैं। ठीक है, ये तीसरा इवेंट मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, नंबर 3, व्हेन अकाउंट्स पेबल आर पेड। व्हेन अकाउंट्स पेबल आर पेड, यानी हम अकाउंट्स पेबल की अदायगी कर दी, तो इसकी एंट्री उसी तरह जिस तरीके से हम लास्ट सेमेस्टर में करते हैं। इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है। अकाउंट्स पेबल हमारी लायबिलिटी है, जब लायबिलिटी अदा करेंगे तो डेबिट हो जाएगी, लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो अकाउंट पेबल अकाउंट डेबिट। सपोज आपने उधार माल खरीदा था, तो हमने उसकी अब पेमेंट कर रहे हैं, तो अकाउंट्स पेबल अकाउंट डेबिट। जब खरीदा था अकाउंट पेबल क्रेडिट थे, अब हमने जो पेमेंट वापस कर दी है, तो लायबिलिटी खत्म होगी, लायबिलिटी खत्म हो तो डेबिट और कैश अकाउंट। ये है परपेचुअल। पीरियोडिक में भी यही एंट्री है, इसमें कोई सिस्टम नहीं है कि भाई पीरियोडिक में कुछ और होगी, नहीं। अदायगी की सेम एंट्री, अकाउंट पेबल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट। ये है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में एंट्री सेम एंट्री है, कोई डिफरेंस नहीं है। नंबर 4 इवेंट, अगर चीज हमने उधार बेची है तो उसकी कलेक्शन हो गई, इससे रिवर्स है, कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, कलेक्शन फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल। यानी हमने पिछले पैसे मिल गए, उधार चीज बेची थी उसकी पेमेंट मिल गई है। जब हमें पैसे मिलेंगे हमारे पास कैश आएगा, कैश में इजाफा होगा, कैश का तो लुक एसेट, एसेट में इजाफा हो तो डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। और अकाउंट रिसीवेबल वाले एसेट में कमी हुई, ये पिछले सेमेस्टर की बातें हैं कुछ। अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, कलेक्शन हुई है। और इसी तरह ये परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में भी सेम एंट्री पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट। तो ये दोनों सिस्टम में सेम एंट्री है, दोनों सिस्टम, चाहे वो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है, कलेक्शन और पेमेंट की दोनों सिस्टम में सेम एंट्रीज पास है। तो जी ये हो गया, 4 इवेंट हुए। ठीक है, अब 5वें नंबर पे मैं लिखने लगा हूँ पीरियोडिक इन्वेंटरी और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में जो फर्क है।
अच्छा जी, वो है नंबर 5, क्लोजिंग एंट्रीज। एक मिनट, इसको रेड से लिखना। नंबर 5, टू क्लोज, टू रिकॉर्ड, इसको रिकॉर्डिंग भी कहते हैं, टू रिकॉर्ड और क्लोज सीजीएस। टू रिकॉर्ड सीजीएस, कॉस्ट ऑफ, सीजीएस से बुला था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। टू रिकॉर्ड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में, अच्छा ये भी याद रखिएगा, इसकी मैं बात करूं एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर, सीजीएस को साल के एंड में रिकॉर्ड करने की एंट्री। अच्छा याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को साल के एंड में रिकॉर्ड करने की एंट्री परपेचुअल में नहीं होती, क्योंकि वो साथ साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब देखो, अब अगर आपने गौर किया हुआ है, ये साल का एंड आ गया, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे देखिएगा परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में सीजीएस का लफ्ज आ रहा है, ये देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दूसरे नंबर पे व्हेन इन्वेंटरी इज सोल्ड, यहाँ पे देखिएगा व्हेन इन्वेंटरी, ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो ही चीज बिकेगी सीजीएस रिकॉर्ड होगी, जितनी दफा बिकेगी उतनी दफा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड होगी। इसका मतलब है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में साथ साथ हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन चूंकि पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड नहीं कर रहे, और वो मालूम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने ग्रॉस प्रॉफिट भी मालूम करना है, नेट प्रॉफिट भी मालूम करना है। सेल में से हम सीजीएस को माइनस करेंगे, ये मैं अगली बात बताऊंगा कि क्यों जरूरी है, अभी ये समझ लें कि जरूरी है। अब देखिए, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में कहीं भी सीजीएस का लफ्ज नहीं आया, तो इसका मतलब है सीजीएस को रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिकॉर्ड करना है, लेकिन पीरियोडिक परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में साथ साथ रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे एक लफ्ज लिखने लगा हूं, नो नीड टू रिकॉर्ड CGS at the end of accounting period. अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे सीजीएस रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है, साथ साथ हम रिकॉर्ड करें, सबको जमा कर लें। जमा करने का तरीका क्या है, इसके बाद लेजर्स बनेंगे, लेजर में ऑटोमेटिकली बैलेंस सीडी, बैलेंस बीडी ऑटोमेटिकली वहां से ट्रायल बैलेंस में चली जाएगी, तो ऑटोमेटिकली सीजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड है। मसला पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में साथ साथ हमने रिकॉर्ड ही कोई नहीं की सीजीएस, तो सीजीएस को रिकॉर्ड करने की दो एंट्रीज पास होती हैं पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। कितनी पास होती हैं? दो। नंबर 1, पहली जो एंट्री पास होगी वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट, ओपनिंग इन्वेंटरी अकाउंट क्रेडिट। मैं इसको समझाता हूं, ये जो टेक्निकल ये है आखिरी एंट्री, ओपनिंग इन्वेंटरी अकाउंट क्रेडिट और परचेजेस एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। मैं इस चीज को समझाता हूं, ठीक है। ये जो मैं एंट्री, दूसरी एंट्री पास होगी, इसको हम लिखेंगे छोटी लाइन के साथ, मैं इसको जरा क्लोज करूंगा। दूसरी एंट्री क्लोजिंग इन्वेंटरी अकाउंट डेबिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट क्रेडिट। सोल्ड। लो जी, ये दो एंट्रीज है, इनको जरा समझना है ये क्या चीज है। ये मैंने क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को दो एंट्रीज की मदद से पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में साल के एंड में रिकॉर्ड किया। दोबारा बात बोलूं, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को 2 एंट्रीज की मदद से साल के एंड में मैंने रिकॉर्ड किया। किस तरह रिकॉर्ड किया? गिन का। ये मुझे किस तरह पता चलेगा? क्योंकि पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में साथ साथ हमने ये लिखा ही नहीं है कि कितनी लागत का माल हम मैं। अच्छा जी, इजी एग्जांपल, सपोज एक बिजनेस है, उसके पास साल के स्टार्ट में पिछले साल का माल जो है, ओपनिंग इन्वेंटरी जिसे मैं कह रहा हूं, आपको याद होगा ओपनिंग स्टॉक का लफ्ज, जो पिछले साल से माल अगले साल ट्रांसफर हुआ, यानी जो साल के अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट में जो माल बचा हुआ है, बचा हुआ किससे है? पिछले साल से, तो उसे कहते हैं ओपनिंग इन्वेंटरी। सपोज ओपनिंग इन्वेंटरी है 10,000 एक बिजनेस में, उसके पास परचेसेस है, यानी उसने मजीद माल खरीदा, परचेसेस उस बिजनेस ने 40,000 का, ठीक है, और साल के एंड में माल बच गया, क्लोजिंग, क्लोजिंग इन्वेंटरी आप कह लें ये है 5,000 का माल कॉस्ट का। अब अगर मैं आपसे कहूं, जरा गौर से बात सुननी है, इससे फार्मूला भी समझना आपको। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मालूम करने का एक फार्मूला भी है, एंट्रीज की मदद से भी मालूम कर सकते हैं। ये फार्मूला मैं बताने लगा, गौर से सुनना आपने, इससे आपको एंट्री भी समझ लग जाएगी। अगर मैं कहूं कि इस बिजनेस ने कितनी मालियत का माल बेचा, कितनी लागत का माल बेचा, हमारे पास 3 कंडीशन है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, परचेजेस है और क्लोजिंग इन्वेंट्री है। हमें वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करें, यानी हमें डिटरमिन क्या करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लो जी, हमने कितनी मालियत का माल बेचा, तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप लिखें एक जगह पे, हमारे पास स्टार्ट में माल कितना था? ओपनिंग स्टॉक, साल के शुरू में माल था 10,000, ठीक है, मजीद माल कितना खरीदा जनाब? आप इसको ऐड कर लें, यानी टोटल माल पहले मालूम कर लें, टोटल है कितना था। तो टोटल के लिए मैंने क्या किया? पहले किया किया ऑलरेडी कितना माल था? 10,000 का, और कितना माल खरीदा? 40,000 का। टोटल माल हमारे पास टोटल है कितना था? पहले वो मालूम कर लें, 50,000 का था टोटल। इस चीज को कहते हैं, 50,000 को कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 50,000, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल, दस्तयाब है, फॉर सेल, यानी ये वो कीमत है, जो टोटल माल है जो हम सेल कर सकते हैं। किस तरह? 10,000 का पिछले साल का था, 40,000 का अभी खरीदा है, तो टोटल हो गया 50,000। ये वो टोटल माल है जो हम हमारे पास है इस वक्त, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ ये कितने का बेचा माल टोटल, तो टोटल तो 50,000 था। सिंपल सी बात है, एक हमने मालूम करना है टोटल हमने इस साल कितनी लागत का माल बेचा। 50,000 का टोटल था, 5,000 का बकाया रह गया, ये ना क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर आप देखें यहाँ पे देखें क्लोजिंग इन्वेंट्री, 5,000 का वो रह गया। क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब ये नहीं बिका, साल के एंड तक बचा हुआ है। टोटल 50,000 था, 5,000 बच गया, तो कितने का बेचा होगा? तो इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री को मैं लेस करूंगा ना, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस होगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस होगी, कितने से माइनस होगी? 5,000 से, ये माइनस हुई। तो ये जो बाकी माल आया, तो इसका मतलब इतने मालियत का माल हमने बेच दिया, इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये फार्मूला अपने जेहन में रखना है, हमें ये फार्मूला अप्लाई भी करना होगा क्वेश्चंस में। अब देखिए क्या मतलब, ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने के लिए हमने क्या किया? ओपनिंग स्टॉक ऐड हो रहा है, यानी ओपनिंग स्टॉक खत्म होके सीजीएस में जमा हो रहा है, ओपनिंग स्टॉक जमा हो रहा है, परचेजेस जमा हो रहा है, यानी ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस की वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इजाफा होता है, और इन्वेंट्री की वजह से सीजीएस में कमी होती है, वो माइनस होता है।
दोबारा बोलूं? अच्छा, इसको मैथमेटिकली भी मैं लिख सकता हूँ, मैथमेटिकली फार्मूला भी लिख सकता हूँ इस तरह, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, एक मिनट, इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक यानी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। यही फार्मूले में हमने किया, यही काम किया, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो इसका मतलब देखो, सीजीएस मालूम करने के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस दोनों सीजीएस में ऐड हो रही हैं, यानी ये अपना आप खत्म करके सीजीएस में ऐड हो रही है, यानी इन दोनों की वजह से सीजीएस में इजाफा होता है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वजह से सीजीएस में कमी होती है, वो माइनस हो रहा है ना। यही चीज जरा एंट्रीज में देखें, याद रखिएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेज की वजह से सीजीएस में इजाफा होता है, यही चीज देखिए। ओपनिंग इन्वेंट्री खत्म हो गई, ये देखिए माइनस हो गई, किस में कन्वर्ट हो गई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। परचेजेस खत्म होकर किस में कन्वर्ट होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तो दो चीजों ने अपनी हस्ती मारकर अपने आप को खत्म करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट कर लिया, यह है मार्फत की बात है। ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेज एक्सपेंस खत्म होके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा बन गए। इन्वेंट्री डेबिट होती है, जब खत्म होगी क्रेडिट हो जाएगी। परचेजेस हमने डेबिट किया था स्टार्ट में, ये देखें परचेज एक्सपेंस डेबिट, यहाँ पे पहली एंट्री में, जब वो खत्म होंगे तो किस में खत्म होके क्रेडिट हो गए, और किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, अभी हमने फार्मूले में देखा। और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होती है, तो ये देखिए सीजीएस मैंने क्रेडिट की, क्योंकि उसकी वजह से जितना माल बकाया रह गया है, ठीक है, जितना माल बाकी रह गया है उसकी वजह से सीजीएस में कमी वाकई होगी। अगर माल ज्यादा रह जाता तो उतना कम माल हमने बेचा होता, तो ठीक है, ये दोनों रेसिप्रोकल है ना, एक दूसरे का उल्टा है, या माल बेच सकते हैं या माल नहीं बेच सकते, जितना माल नहीं बेचा होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से सेल कम होगी, यानी सेल किया हुआ माल फिर कम हो जाएगा। तो कह लें कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जितनी बढ़ती जाएगी उससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होती जाएगी। ये आज सारी बातें अपने ज़हन में रखनी है, इससे बड़े एमसीक्यूज जनरेट हो सकते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री परचेज एक्सपेंस की वजह से सीजीएस में इजाफा होता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वजह से सीजीएस में कमी होती है। जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी उतनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कमी वाकया होगी, ठीक है। इसको मैंने एक फार्मूले की शक्ल में लिखा हुआ है, ये देखिएगा, ये फार्मूला आपने दोनों, ये एक मैंने लिखा वैसे स्टेटमेंट की सूरत में, इसको आपने याद भी करना है, ठीक है, इस फार्मूले को। और दूसरा मैंने इसको मैथमेटिकली इक्वेशन में लिख दिया। क्वेश्चन में बॉस का क्वेश्चन पूछेगा, हमें क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री दी होगी, परचेज दी होगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री, हमें कहेगा सीजीएस मालूम करें, तो हम ये मैथमेटिकली इक्वेशन अप्लाई करेंगे। या वो क्या क्वेश्चन में पूछेगा, या सीजीएस दी होगी, ओपनिंग इन्वेंट्री मिसिंग होगी, परचेज दी होगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी होगी, तो इसका मतलब है एक है क्लोजिंग इन्वेंट्री, एक है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दूसरा है ओपनिंग इन्वेंट्री, तीसरा है परचेसेस, और चौथा है क्लोजिंग इन्वेंट्री। तीन चीजें दी हो, चौथी चीज हमने मालूम करनी हो, तो इस सिंपल फार्मूले की मदद से हम मालूम कर सकते हैं। तो एंट्रीज के साथ साथ ये जो ऊपर एंट्रीज हैं और ये फार्मूला है, ये बुनियाद है, ये जो हम क्वेश्चन करेंगे। दूसरी बात एक और, ये तो एंट्रीज का यहाँ तक मैं देख, एक मिनट जरा गो थ्रू कर लूं कोई एंट्री रह तो नहीं गई। हमने सबसे पहले एंट्री की, एक मिनट, परचेज की, एक हमने की सेल की, एक कलेक्शन, सारी हो गई है मेरा ख्याल कंप्लीट हो गई है। अच्छा, एक और चीज आपने जहन में रखनी है बेटा, वो ये एंट्रीज दोनों अच्छे तरीके से, दोनों आपका अगला काम जो नेक्स्ट होगा वो ये है कि एंट्रीज को अच्छे तरीके से रट्टा लगा लें, समझ लें, जिस तरीके से ये 1 2 3 4 5, हाँ एक रह गई है सिर्फ, एक और मेरे जहन में भी आई, वो ये है श्रिंकेज को रिकॉर्ड करना, जो हमने श्रिंकेज का लफ्ज डिस्कस किया था, ये 5वें नंबर पे है, हाँ 6ठे नंबर पे है, टू रिकॉर्ड द श्रिंकेज, टू रिकॉर्ड श्रिंकेज।
श्रिंकेज का मतलब आपको मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था कि अगर परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में श्रिंकेज की कॉन्सेप्ट आता है, पीरियोडिक में नहीं आता, परपेचुअल में आता है। ये याद रखना, नोट करते जाएं। किसमें आता है श्रिंकेज का लफ्ज? परपेचुअल में। पीरियोडिक में श्रिंकेज का लफ्ज नहीं आता। जब परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में अकाउंटिंग रिकॉर्ड और फिजिकल काउंटिंग में डिफरेंस आ जाए, यानी हमारा रिकॉर्ड के मुताबिक इन्वेंटरी ज्यादा है, जबकि हमने इन्वेंटरी गिनी तो वो कम, तो जो डिफरेंस है वो श्रिंकेज है। अगर श्रिंकेज आ गया, इसका मतलब श्रिंकेज की एंट्री तो पीरियोडिक में होगी नहीं, क्योंकि उसमें सीजीएस का तो रिकॉर्ड है ही नहीं हमारे पास, एंड पे जाके आता है। तो इसका मतलब है, सबसे पहले मैं पीरियोडिक में लिख लूं, एक मिनट, नो एंट्री इज रिकॉर्डेड। लेकिन श्रिंकेज का, इसमें दो कंसेप्ट अभी मैं एक ही समझाऊंगा। अभी श्रिंकेज को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा बना दिया जाता है अगर अमाउंट थोड़ी है। अगर अमाउंट ज्यादा तो वो सेपरेट श्रिंकेज रिकॉर्ड होता है। यानी आप समझ लें, श्रिंकेज की वही एंट्री है जो सेल करने वाली एंट्री थी, जो सीजीएस को रिकॉर्ड करने वाली एंट्री थी परपेचुअल में। ये देखें ऊपर वाली, तो एक याद करेंगे तो दोनों याद होंगे। ये ऊपर वाली जो हमें हाईलाइट किया हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, तो जितनी अमाउंट कम होगी वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट और इन्वेंट्री कम हो गई है, श्रिंक हो गई है, इन्वेंट्री चोरी हो गई है किसी वजह से, तो इन्वेंट्री अकाउंट का। ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, जिन लोगों को भूल गया वो लास्ट लेक्चर सुना होगा आपने, श्रिंकेज का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। तो ये है श्रिंकेज। और ये भी इसी पे नहीं रहना, अगर अमाउंट ज्यादा है तो उसकी एंट्री सेपरेट होगी। वो मैं जब आएगा श्रिंकेज तो मजीद बेसिक एंट्री आप ये समझ लें कि ये है एंट्री। ये बेटा टोटल 6 एंट्रीज मैंने पास की हैं। ये आपको इसी तरीके से आनी चाहिए जिस तरीके से आपको कोई टेबल याद होता है 2 का 3 का, इस तरीके से ये एंट्री और ये फार्मूला नेक्स्ट क्लास में ऐसे पानी पानी आपको आना चाहिए, वरना ये चैप्टर आपके हाथ से बेटा निकल जाएगा। तो